अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। आप जानते हैं कि हर ज़ुबान के कुछ अज्जाए तरकीबी, अज्जाए कलाम या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इन्हीं से मिलके जुमला बनता है और हमारी तमाम बातचीत जुमलों ही के ज़रिए होती है। इस बात को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर हमें किसी ज़ुबान के पार्ट्स ऑफ स्पीच मालूम ना हो तो उस ज़ुबान में बात करना और लिखना तकरीबन नामुमकिन है। ये अलग बात है कि वो आपकी मादरी ज़ुबान हो, तो उस वक्त आप अज्जाए तरकीबी को जाने बगैर बात तो कर सकते हैं, लेकिन लिखना फिर भी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जिन चीज़ों से मिलकर जुमला बनता है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट का मतलब हिस्सा, जुज़, अज्जा, और स्पीच का मतलब कलाम, गुफ्तगू, बातचीत। अब ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उर्दू में हम इन्हें कह सकते हैं इसम, फेल, हरफ वगैरह, और इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शंस वगैरह। तो इंग्लिश में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आज हम इस पे बारे में बात करेंगे और तफसील से हम इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच को। हर पार्ट ऑफ स्पीच अलग से उसकी मुख्तलिफ काइंड्स भी हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं, शाखें हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम उन्हें नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? ताकि हम आज जो कुछ भी पढ़ें वो आपके लिए समझना, याद रखना आसान हो। मैं चाहती हूँ कि हम एक ही वक्त में बहुत सा ना पढ़ें ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। आज हम जो कुछ पढ़ेंगे आप उन्हें समझेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद वर्कशीट आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए, आप वो करेंगे, देन नेक्स्ट हम अगला काम करेंगे। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इंग्लिश के 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं जो कुछ इस तरह से हैं। मैं इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी आपको उनके नाम बता दूंगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले नाउन यानी इस्म, किसी का नाम, प्रोनाउन ज़मीर, वर्ब फ़ेल या काम, एडवर्ब मुतालिक फ़ेल यानी जो फ़ेल के मुतालिक बात करें वो वाले अल्फाज एडवर्ब। फिर हैं एडजेक्टिव यानी सिफ्त, खूबी या खामी। इसके बाद प्रीपोजिशन, हरफ़े जार या राब्ते के हरूफ। इसके बाद हैं कंजंक्शंस, हरूफ़े अतफ़, और सबसे लास्ट में है इंटरजेक्शन यानी फिजाइया या इस्तेजाबिया अल्फाज। सबसे पहले हम करेंगे नाउन को। स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, इस नाम को नाउन कहते हैं। अब ये नाम किसी शख्स का भी हो सकता है, किसी चीज़ का, जगह का, जानवर का हो सकता है, यहाँ तक कि किसी ख्याल का नाम भी हो सकता है। और नाउन के लिए ज़रूरी नहीं कि हम उसे देख सकें, छू सकें। फिर वही बात हो गई, अगर कोई ख्याल है तो ज़ाहिर है हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते। ये फीलिंग्स का नाम होता है, जैसे लव, हेट, पेन, हैप्पी, सैड, वरी, एंग्री वगैरह। तो नाउन क्या है? नाम है। किसका नाम? हर चीज़ का नाम। नाउन किसे कहते हैं? हर चीज़ के नाम को। इसका मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द हज़ारों, सैकड़ों, लाखों, करोड़ों नाउन हैं। क्यों? लाखों करोड़ों चीज़ें हैं और हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, जिसको हम इंग्लिश में नाउन और उर्दू में इस्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई सबको? चलें नेक्स्ट हम करते हैं प्रोनाउन को। अब प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो अल्फाज हैं जो नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे इसको हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा जाहिद या जैद इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड ही इज़ स्मार्ट। जैद एक अच्छा तालिब इल्म है और वो समझदार है। इस मिसाल में, इस जुमले में ज़ैद एक नाउन है और लफ्ज़ ही या वो ज़मीर है जो ज़ैद की जगह इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इस जुमले को इस तरह कहते
کہ زید از اے گڈ اسٹوڈنٹ اینڈ زید از اسمارٹ، تو ہمارا جملہ تو ٹھیک ہوتا لیکن سننے میں، لکھنے میں یا بولنے میں یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بار بار لفظ زید کی تکرار ہو رہی ہے، جو کہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ جب ہم جملہ لکھتے ہیں، کسی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، تو بار بار ہی، شی، اٹ یا اس شخص کا نام لینے کی بجائے ہی، شی، اٹ پروناؤن کو یوز کرتے ہیں۔ اب انگلش میں اس کی ڈیفینیشن اس طرح ہوگی: اے پروناؤن از اے ورڈ، پروناؤن وہ لفظ ہے یوزڈ ان پلیس آف ناؤن، جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ اور پروناؤن کون سے ہیں؟ ہی، شی، اٹ، دے، یو، آئی، وی، آر، یہ سب ایگزامپلس ہیں پروناؤن کی۔ پارٹس آف اسپیچ کی ایک قسم ورب ہے۔ ورب یعنی کام۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی فعل یعنی کام یا عمل کے ہونے کو بتاتے ہیں۔ یہ کام ذہنی بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی۔ جو ورب ہیں یہ جملے کا اہم حصہ ہوتے ہیں اور ورب کے بغیر کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر کسی چھوٹے سے چھوٹے جملے کی ہم بات کریں، چاہے وہ سنگل ورڈ ہی کیوں نہ ہو، تو تب بھی اس میں ورب ضرور ہوگا۔ جیسے وہ گیا، آیا، کھایا، پیا، سویا، جاگا، اٹھا، رویا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ورب ہیں۔ اور ورب کی ڈیفینیشن اس طرح ہے: اے ورب ایکسپریسز ایکشن اور اسٹیٹ آف بینگ۔ جو ورب ہیں وہ کام کو یا ہونے کی کیفیت کو بتاتے ہیں۔ وربز آر دا مین پارٹ آف اے سینٹینس اور فریز۔ ورب کسی سینٹینس یا فریز کا مین اور امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے: وی آل میک مسٹیکس۔ ہم سب نے غلطیاں کیں۔ اس جملے میں ہم نے کیا کام کیا؟ غلطی کرنے کا۔ اور اس کے لیے لفظ یوز ہوا میک۔ میک کیا، کیا کیا؟ غلطی کی۔ اگلی مثال دیکھیں: دے ایٹ مینگوز۔ کون سا کام ہوا ہے؟ کھانے کا۔ کیا کھانے کا؟ آم کھانے کا۔ تو کھانے کے لیے کیا لفظ یوز ہوا؟ ایٹ۔ ایٹ کیا ہے؟ ورب ہے۔ ورب کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ دے ایٹ مینگوز، اس جملے میں لفظ ایٹ ورب ہے۔ اگلی مثال اگر ہم دیکھیں تو آئی گو ٹو اسکول۔ گو کیا ہے اس میں؟ ورب ہے۔ کون سا کام ہوا اس جملے میں؟ اسکول جانے کا۔ اور گو ورب، آئی گو ٹو اسکول، اسکول جانے کا کام ہوا اور اس میں ورب کو لگایا گیا۔ بغیر ورب کے کوئی جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ مزید کچھ ورب ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں: گو، کم، واک، ٹاک، لسن، اسپیک، اسٹینڈ، اسٹارٹ، اسٹڈی، سپلائی، میک، موو، میٹ، ہیئر، ہیلپ، کلین، کلیکٹ، فیل، فلائی، فارگیو۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ تمام کے تمام ورب ہیں۔ پارٹس آف اسپیچ کی ایک اور پارٹ ہے ایڈجیکٹو، یعنی صفت، یعنی خوبی یا خامی۔ یہ پارٹس آف اسپیچ کی تیسری قسم ہے۔ ایڈجیکٹو وہ لفظ ہوتے ہیں جو کسی اسم یا پروناؤن کی مزید وضاحت کریں، یعنی کسی ناؤن کے بارے میں یا پروناؤن کے بارے میں اس کی خوبی، خامی، تعداد، مقدار، شکل، عمر یا رنگ کو ظاہر کریں۔ An adjective modifies or describes a noun or pronoun۔ جو ایڈجیکٹو ہوتے ہیں یہ ڈسکرائب کرتے ہیں ناؤن اور پروناؤن کو۔ It tells us about quality, quantity, shape, age and color of noun or pronoun۔ یہ ہمیں ناؤن یا پروناؤن کے کلر کے بارے میں، شیپ کے بارے میں، ایج کے بارے میں، کوالٹی اور کوانٹٹی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا میرے پاس
पिंक ड्रेस है, आई हैव अ पिंक ड्रेस। तो पिंक, जो लफ्ज़ पिंक है, ये एडजेक्टिव है और ये किसके बारे में बता रहा है? ड्रेस के बारे में। ड्रेस क्या है? नाउन है। आई हैव अ पिंक ड्रेस, मेरे पास एक पिंक सूट है, लफ्ज़ पिंक एडजेक्टिव है। नीचे कुछ मिसालें हैं, इन्हें चेक करते हैं। ओल्ड, गुड, ग्रेट, प्रीटी, टॉल, बिग, फैट, 7 यानी 7, ब्यूटीफुल, ओवल, सर्कल। यहाँ पे देखें शेप्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओवल, सर्कल, पिंक, सोरो, हैप्पी, यंग, चाइल्डहुड वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे जो लफ्ज़ है ओल्ड, ये एज के बारे में बता रहा है, यानी कोई यंग है या ओल्ड है। इसी तरह टॉल, खूबी बताई जा रही है, हाइट के बारे में बात हो रही है। बिग, बड़ा, जाइंट, साइज़ के बारे में बताया जा रहा है। फैट, मोटा, साइज़ है ये भी। इसी तरह जो लफ्ज़ है 7 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जितने भी नंबर्स हैं ये भी एडजेक्टिव्स ही कहलाते हैं। ब्यूटीफुल, खूबसूरती। ओवल, शेप के बारे में बताया जा रहा है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की शेप क्या है। और इसी तरह हैप्पी, खुश, यंग, जवान, चाइल्डहुड, बचपन, ये सब के सब क्या शो कर रहे हैं? नाउन और प्रोनाउन के बारे में मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ऐसे अल्फाज जो हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन दें, खूबी, खामी, कलर, मिकदार, तादाद को बताएं, उन्हें इंग्लिश में एडजेक्टिव और उर्दू में सिफ्त कहते हैं। अब अगली किस्म है पार्ट्स ऑफ स्पीच की एडवर्ब यानी मुतालिक फ़ेल। ये जो अल्फाज हैं ये हमें किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में मज़ीद मालूमात फ़राहम करते हैं। एन एडवर्ब modifies or describe a verb, an adjective or an other adverb। जो एडवर्ब होते हैं ये हमें वर्ब, एडजेक्टिव और किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में मज़ीद इजाफी मालूमात फ़राहम करते हैं। कैसे? चलें इसे मिसालों के ज़रिए देखते हैं। He ran quickly, वो तेज़ दौड़ा। इस जुमले में जो लफ्ज़ रैन है ये है वर्ब और जो लफ्ज़ क्विकली है ये एडवर्ब है और हमें बता रहा है कि कैसे दौड़ा गया। तेज़ दौड़ा गया, आहिस्ता दौड़ा गया या कैसे दौड़ा गया। तो दौड़ा गया क्विकली, ये हमें वर्ब के बारे में बता रहे हैं कि जो काम हुआ है वो किस तरह हुआ है, तेज़ हुआ है, स्लो हुआ है, कैसे हुआ है। वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहे हैं। ही रैन क्विकली, वो तेज़ भागा, वो तेज़ दौड़ा। ज़रा अगला जुमला देखिए। शी स्पीक्स सॉफ्टली, किसके बारे में बात की गई है? स्पीक्स, बोलने के बारे में। वो बोलती है सॉफ्टली, आराम से, नरम अंदाज में। उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो पोलाइट है। तो यहाँ पे वर्ब क्या है हमारे पास? स्पीक्स। और वर्ब के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो लफ्ज़ दे रहा है वो है सॉफ्टली, यानी हमें बताया जा रहा है कि जो बात की गई है उसका अंदाज़ सॉफ्ट था, आराम से की गई है। तो ये लफ्ज़ सॉफ्टली हमें स्पीक के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगला जुमला देखते हैं। ही प्लेस द फ्लूट ब्यूटीफुली। प्ले का मतलब है बजाना। क्या बजाया? बांसुरी को बजाया गया खूबसूरत अंदाज में। तो किसके बारे में बात हो रही है? बजाने के बारे में, कि बांसुरी को खूबसूरत अंदाज में बजाया गया है। और इसको कौन मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है? एडवर्ब। और इस जुमले में एडवर्ब क्या है? ब्यूटीफुली। यहाँ पर वर्ब की कुछ एग्जांपल्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं। स्लोली, क्विकली, ओपनली, बोल्डली, पुअरली, ब्रेवली, क्वाइटली, रैपिडली, नाइसली, पोलाइटली, लेज़ीली। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है और इसे याद भी रखिएगा कि ज़्यादातर एडवर्ब के एंड पे ly होता है, यानी
एडवर्ब की पहचान किसी जुमले में ये भी है कि उसके आखिर में ज़्यादातर ly होता है। नेक्स्ट जो किस्म हम पढ़ेंगे, जो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, वो है प्रीपोजिशन या हरफ जार या राब्ते के हरूफ। ये वो अल्फाज हैं जो नाउन या प्रोनाउन का ताल्लुक किसी दूसरे लफ्ज़ से ज़ाहिर करते हैं। प्रीपोजिशन नाउन और वर्ब को मिलाते हैं और इसका अकेले में कोई मानी नहीं होता, लेकिन ये नाउन और वर्ब के साथ मिलकर मतलब को कंप्लीट करते हैं। A preposition shows the relationship of a noun or pronoun to another word। जो प्रीपोजिशन होते हैं ये ताल्लुक पैदा करते हैं नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ। एग्जाम्पल्स को देखते हैं, एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री। अब इस जुमले में सिटिंग क्या है? वर्ब है, और ट्री क्या है? नाउन है। वो बैठी है दरख्त। अब जब तक हम इस जुमले में अंडर नहीं लगाएंगे हमारा जो जुमला है वो कंप्लीट नहीं होगा। शी इज़ सिटिंग अंडर द ट्री, वो दरख्त के नीचे बैठी है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ अंडर है ये वर्ब और नाउन के दरमियान ताल्लुक़ को पैदा कर रहा है, दोनों का रिलेशनशिप आपस में दिखा रहा है और इस जुमले के मतलब को वाज़े कर रहा है। अगला जुमला देखते हैं। माई बैग इज़ ऑन द टेबल। बैग क्या है? नाउन है, चीज़ का नाम है। टेबल क्या है? नाउन है, चीज़ का नाम है। और माई क्या है? प्रोनाउन है। अब इन दोनों के दरमियान राब्ता और ताल्लुक़ शो करने के लिए, जुमले को मुकम्मल करने के लिए, जुमले का मतलब मज़ीद अच्छे से वाज़े करने के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन ऐड किया गया है। यानी मेरा बैग मेज़ पर है। जो लफ्ज़ पर, में, को, साथ, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, दरमियान, ये सब उर्दू में हरफ जार और इंग्लिश में प्रीपोजिशन हैं। अगले जुमले में देखें। ही लिव्स इन लाहौर। वो लाहौर में रहता है। वो लाहौर में रहता है। लिव्स क्या है? वर्ब है। लाहौर क्या है? नाउन है। दोनों के दरमियान ताल्लुक़ पैदा करने के लिए, जुमले को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर प्रीपोजिशन क्या लगा? इन। इन के लगने से जुमला वाज़े हुआ, जुमले का मफ़हूम हमें सही से मालूम हुआ, जुमला कंप्लीट हुआ। प्रीपोजिशन बहुत से हैं, जिनमें से चंद एक आपको बताती हूँ। अकॉर्डिंग के मुताबिक, ऑन पर, फॉर के लिए, एज जैसे कि, आफ्टर पहले, आफ्टर बाद, बिफोर पहले, बाय ज़रिए, इनसाइड अंदर, बिसाइड साथ, इसके अलावा, बिटवीन दरमियान, ड्यूरिंग दौरान, फ्रॉम से, अबव ऊपर, इनटू में, एट पर, इन में, विद साथ, बिटवीन दरमियान, फ्रॉम, अबाउट एक्सेट्रा। ये सब क्या हैं? ये सब के सब प्रीपोजिशन हैं जो जुमलों को मुकम्मल करने के लिए, दो जुमलों के दरमियान सही मीनिंग पैदा करने के लिए, जुमले को कंप्लीट करने के लिए जुमले में लगाए जाते हैं। मेरा ख्याल है बहुत इजी हैं। ध्यान से सुनिए, अच्छी तरह समझिए, अपना कॉन्सेप्ट कंप्लीट करिए और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है कंजंक्शंस, और इसके नाम ही से ज़ाहिर है कंजंक्शन यानी मिलाने वाले, पुल का काम करने वाले, दो चीज़ों को जोड़ने वाले। ये वो अल्फाज होते हैं जो दो लफ्ज़ों को, फ़िक्रों को या जुमलों को जोड़ते हैं, पुल का काम करते हैं, एक को दूसरे से मिलाते हैं और ये बताते हैं कि ये अल्फाज किस तरह जुड़े हुए हैं। इन्हें लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। कंजंक्शंस क्या होते हैं? जुमलों को जोड़ने वाले अल्फाज, यानी जुमले के दो हिस्से हैं, कोई एक ऐसा कौन सा लफ्ज़ लगाया जाए कि दोनों जुमले आपस में मिल जाएं। पहले वो दो थे, अलग अलग थे, कोई एक लफ्ज़ लगा देने से वो जुमला एक ही बन जाए। ऐसे लफ्ज़ों को लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है और कंजंक्शंस भी। अ कंजंक्शंस जॉइंस टू वर्ड्स। कंजंक्शंस क्या होता है? वो अल्फाज
जो ज्वाइन करते हैं दो लफ्ज़ों को, आइडियाज़ और फ्रेजेस को और क्लॉज को टुगेदर इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस में, एंड शोज़ और बताते हैं, दिखाते हैं, हाउ दे आर कनेक्टेड, कि उन्हें कैसे जोड़ा गया है। अब इस चीज़ को हम मिसाल के ज़रिए समझते हैं। शी लाइक्स टू रीड एंड राइट, वो लिखना और पढ़ना पसंद करती है। अब रीड और राइट दो अलग अलग लफ्ज़ थे जिनको जोड़ा गया एंड के ज़रिए। अगर हम इस तरह लिखते हैं शी लाइक रीड राइट तो जुमला बिल्कुल गलत हो जाता। हमें इन दोनों को क्लियर करने के लिए, इनका मफ़हूम मज़ीद वाज़े करने के लिए कंजंक्शन की ज़रूरत थी जो हमने लगाया। एंड शी लाइक्स टू रीड एंड राइट, उसे लिखना और पढ़ना पसंद है। अगला जुमला देखिए, आई वॉन्टेड टू राइड माई बाइक बट द टायर वॉज फ्लैट। अगर हम इस जुमले में बट को हटा के देखें तो हमारा जुमला इस तरह था, बल्कि दो जुमले थे, जुमले के दो हिस्से थे। आई वॉन्टेड टू राइड माई बाइक, मैं अपनी बाइक चलाना चाहता था। द टायर वॉज फ्लैट, लेकिन उसका टायर फ्लैट था, उसमें हवा नहीं थी, हवा निकल गई थी। तो ये एक नामुकम्मल इनकम्प्लीट जुमला है, जुमले के दो हिस्से हैं। अब जब हमने इसमें बट लगाया तो ये जुमला कंप्लीट हो गया। मैं अपनी बाइक चलाना चाहता था लेकिन उसका टायर फ्लैट था, उसमें हवा नहीं थी। तो दो जुमलों को बट के ज़रिए हमने आपस में मिलाया और उसका मफ़हूम वाज़े कर दिया। अगली एग्जाम्पल देखिए, द गर्ल रैन, लड़की भागी, बिकॉज, क्योंकि, शी वॉज अफ्रेड, वो डर गई थी। लड़की भागी क्योंकि वो डर गई थी। अब ये दो हिस्से थे जुमले के। पहला हिस्सा था द गर्ल रैन, लड़की भागी, फिर दूसरा बताया शी वॉज अफ्रेड, वो डरी हुई थी। तो यहाँ पे बीच में बिकॉज लगाया और वजह बताई गई कि लड़की क्यों भागी। बिकॉज ज़्यादातर रीज़न वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है। द गर्ल रैन बिकॉज शी वॉज अफ्रेड, लड़की चूँकि डर गई थी इसलिए वो भागी। अब यहाँ पे कुछ मिसालें हैं, ये वही मिसालें हैं जो ऊपर हमें एग्जाम्पल में भी दे चुकी हूँ मैं, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंजंक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ एंड, जिसका मीनिंग हम उर्दू में लेते हैं और जिसको हम मीनिंग लेंगे या, बट, लेकिन या मगर के मीनिंग दे रहा होता है किसी भी जुमले में। बिकॉज रीजनिंग के लिए होता है, रीज़न बताने के लिए, क्योंकि, इफ़, अगर। अब नीचे एक मिसाल भी दी है मैंने आपको समझाने के लिए। आई एम गेटिंग गुड ग्रेड, मैं अच्छे नंबर ले रही हूँ। अब रीज़न बताई, बिकॉज, क्योंकि, आई स्टडी एवरी डे, मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ। मैं अच्छे नंबर ले रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ाना पढ़ती हूँ। तो थोड़ा सा फिर इसको याद कर लेते हैं, मेमोराइज़ कर लेते हैं कि कंजंक्शंस वो लफ्ज़ होते हैं जो दो जुमलों को, दो लफ्ज़ों को, दो फ़िक्रों को आपस में मिलाते हैं। इन्हें लिंकिंग वर्ड भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन या इस्तेजाबिया, फिजाइया अल्फाज। इस्तेजाबिया, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इस्तेजाब हैरान होने को कहते हैं। हमारे वो एक्सप्रेशन जो हम हैरान होकर करते हैं किसी खुशी में या हैरानगी में या गमी में, उन्हें उर्दू में इस्तेजाबिया और इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहा जाता है। ये वो लफ्ज़ या वो जुमले होते हैं जो हमारी फीलिंग्स की अक्कासी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका रिज़ल्ट अच्छा आया तो आप घर आके अम्मी को कैसे खुश होकर बताते हो, हुर्रा मैं पास हो गई, इसी तरह कहते हैं ना। या इसके अलावा कोई और मिलता जुलता लफ्ज़ कह रहे होंगे। तो ये जो लफ्ज़ आप कहते हैं, हुर्रा या हो या वेरी गुड या हा मैं पास हो गई, तो ये सब क्या हैं? ये इस्तेजाबिया या इंटरजेक्शन हैं जो हमारी खुशी को, हमारी गमी को या हमारे दुख और परेशानी को शो करते हैं। जैसे आप परेशान होते हैं, फ़र्ज़ करें आप स्कूल में अपनी कोई बुक भूल आए और घर पे आपको उसका काम करना था, तो आप कहें ओहो ये बुक तो आज मैं भूल आई स्कूल में, या मैं अपना पाउच स्कूल पे भूल गई, मुझे तो बहुत काम करना था। तो ये जो लफ्ज़ हैं हो, ये इस्तेजाबिया इंटरजेक्शन है।
इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन इस तरह होगी, एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ या फ्रेज होते हैं जो हमारी फीलिंग्स को शो करते हैं। These emotion words precede punctuation mark which are most often but not always exclamation point। अब ये वो लफ्ज़ होते हैं जिनके आखिर में अमूमन पंक्चुएशन मार्क लगाया जाता है। अब मुझे आइडिया है कि आपको पता होगा पंक्चुएशन मार्क किसको कहते हैं। एक छोटी सी लकीर लगा के सीधी उसके नीचे एक डॉट लगा दिया जाता है, इसे पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। जब हम इंटरजेक्शन को मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर हम आपको इन कॉमास और इंटरजेक्शन के बारे में भी बताएंगे। तो अमूमन ऐसे अल्फाज जो हमारी खुशी गमी को शो करते हैं उनको लिखने के बाद आखिर में इंटरजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे मिसालों में देखें, हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रा हम मैच जीत गए, हम मैच जीत चुके हैं। वाओ ग्रेट, वेल डन, हाय, हेलो, ओह, यम, उफ, नो वे, हुर्रा। और उर्दू में वाह, खूब, खूब, शाबाश, हेलो, बाय। ये इस किस्म के लफ्ज़ ये इंटरजेक्शन कहलाते हैं। स्टूडेंट, आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा है। जितने भी पार्ट थे थोड़ा सा उनके बारे में आपको मैंने समझाया है, कोशिश की है कि अच्छे आसान अंदाज़ और अल्फाज में आपको समझा सकूं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट्स, इनका समझना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में इस किस्म के हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, जिसमें हमें कोई जुमला दे के कहा जाता है कि इसमें से वर्ब को अलग कर दें या नाउन को, प्रोनाउन को अलग कर दें। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे लिए नंबर लेना इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि इसको अच्छी तरह सुनें, समझें, ध्यान दें और प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट मैं जल्दी अपलोड करूँगी, आप उसे सॉल्व करेंगे, मुझे चेक करवाएंगे, तो आपको भी और मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को किस हद तक समझ में आया है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।